हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए क्लास में जो कि है आज का बिहार स्पेशल क्लास। और बिहार स्पेशल क्लास में आज हम लोग करने वाले हैं बिहार हिस्ट्री और पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन विस्तार के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चिरांद पुरातात्विक स्थल मुख्यतः प्रागैतिहासिक काल की किस अवस्था से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और चिरांद से संबंधित बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए की बात करेंगे, पैलियोलिथिक यानी जिसे पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। बी है मेसोलिथिक जिसे मध्य पाषाण। सी है नियोलिथिक नवपाषाण। और डी है चालकोलिथिक ताम्रपाषाण। हमसे चिरांद का पूछा गया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नियोलिथिक पाषाण से ये क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। ठीक। चिरांद की अगर बात आई है तो ध्यान रखिएगा, चिरांद एक स्थल है जो बिहार के क्या है, सारण जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो सारण जिले में स्थित है। और अगर इसकी बात करें तो ये नवपाषाण स्थलों में से क्या है, एक है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर हम इसमें जानकारी की बात करें तो सारण जिला में तो है ही, साथ ही साथ आप ध्यान रख सकते हैं कि छपरा के निकट गंगा नदी, छपरा के निकट गंगा नदी के उत्तरी तट, कौन तट, तो उत्तरी तट पर तथा गंडक नदी के संगम पर, गंडक नदी के संगम के पास स्थित है। तो इस तरह से भी आपसे स्थिति पूछ सकता है, संगम के पास क्या है, स्थित है। ये बात हो गई। अगर यही आपसे पूछ ले कि इस स्थल से प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिला है, तो ध्यान रखिएगा प्रमुख साक्ष्य में कि क्या क्या मिला है। तो जैसे पहला नंबर में जो ध्यान रखना है, पालतू पशु मिला है साक्ष्य के रूप में। और पालतू पशु के रूप में क्या क्या, जैसे कि गाय, भेड़ और क्या कहता है, बकरी का अवशेष मिला था। ठीक, किससे, तो चिरांद से। वही बात करें दूसरा की, दूसरा में कृषि का प्रमाण मिला है। क्या मिला है, कृषि के प्रमाण। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो नव पाषाण काल की विशेषता है वो क्या है, कृषि विकास आधारित। तो कृषि के प्रमाण में जैसे कि खास करके चावल और गेहूं की खेती, चावल और गेहूं की खेती। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, नोट डाउन जरूर करिएगा। तीसरा प्रमाण की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, पॉलिश किए गए पत्थर के औजार मिले, पत्थर के औजार जो कि अवशेष के रूप में मिला। और अस्थि से बना उपकरण भी इसी में ध्यान रख लीजिएगा कि अस्थि से बना उपकरण। चूंकि हो सके आपको ये सब ऑप्शन में दे दे, पूछ ले कौन सा साक्ष्य नहीं मिला है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये था, देखिए हिस्ट्री का, बिहार हिस्ट्री का पहला प्रश्न। अब देखिए पॉलिटी का भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। 2 नंबर पे चर्चा कर ले। जब बिहार को 1936 में एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया गया, तब उसका पहला राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला राज्यपाल जो उस टाइम नियुक्त किए गए थे वो हो जाएंगे सर जेम्स डेविड शिप्टन। नाम पूछता है, ध्यान रखना होगा। वहीं अगर बात करें, आपको अच्छे से पढ़ता है कि 1 अप्रैल 1936 को, कब, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर क्या कर दिया गया था, एक अलग प्रांत बनाया गया था। ये डेट ध्यान रख लेना है। और वहीं ऑप्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें, लॉर्ड एस.पी. सिन्हा, तो लॉर्ड एस.पी. सिन्हा जो है, इसमें ध्यान रख सकते हैं कि जब बिहार और क्या कहता है, उड़ीसा संयुक्त प्रांत, अगर पूछता कि बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के पहले भारतीय राज्यपाल कौन थे,
भारतीय राज्यपाल कौन थे? तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड एसपी सिन्हा। तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, वही बात करें सर जेम्स डेविड शिफ्टन की बात तो हम लोग जान ही गए। अगर बात करें जय राम दास दौलत राम की, तो इनसे आप ध्यान रखिएगा कि ये भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के, देखिए प्रश्न किस तरह से एक ही प्रश्न को घुमा के पूछा जाएगा और आंसर अलग अलग रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक ही जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल बने, यानी कब कौन राज्यपाल कैसे बने ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन डी था H.C. अस्टोर, तो ये कभी भी बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य इन्होंने नहीं किया। तो हमसे जो पूछा जा रहा था उसका आंसर भी पता चल गया, साथ ही साथ कौन कब राज्यपाल बने ये भी। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राजधानी से शासन किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो अच्छे से आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। ऑप्शन नंबर सी, जिसको वर्तमान में हम लोग किस नाम से जानते हैं? राजगीर बोलते हैं। ठीक, तो वहीं अगर बात करें, ये बात आपको पता हो गई कि मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। मगध में हर्यक वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक, और ये राजधानी भी पता चल गया। और किसने किया था? तो बिंबिसार ने, बिंबिसार ने किया था मगध में हर्यक वंश की स्थापना छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये बात भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, कब? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और अगर हम बात करें, देखिए ऑप्शन ए में था पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा तो होगा नहीं, क्योंकि पाटलिपुत्रा को अगर हम राजधानी की बात करें कि पाटलिपुत्रा को राजधानी, तो आपको पता है कि ये अजात शत्रु के, क्या कहता है, अजात शत्रु के समय में बनाया गया था, उसके पुत्र के समय में, अजात शत्रु के समय में राजधानी बनाया गया था। तो ये ऑप्शन तो होता नहीं। वहीं अगर और इसमें कुछ बात करें, वैशाली जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो वैशाली जो है ये क्या हो जाएगा? ये लिच्छवी गणराज की राजधानी थी। लिच्छवी गणराज की क्या थी? राजधानी। ये पॉइंट हो गया इसमें, तो इसलिए ये अभी आंसर नहीं हुआ। और ऑप्शन डी क्या है? चंपा। तो चंपा की बात करें तो चंपा अंग जो है देश की राजधानी थी, अंग की, सॉरी चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की राजधानी थी। और इस अंग को जीत कर बिंबिसार अपना पुत्र अजातशत्रु को क्या किया था? तो वो अपना राजधानी नहीं था, जो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसकी बात हो रही है, तो इसलिए क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न को ध्यान देते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, बिहार का कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्यकालीन संरचनाओं और नगरीय नियोजन के प्रमाण प्रस्तुत करता है? यहाँ आपसे आ गया है मौर्यकालीन संरचनाओं और नगरीय नियोजन के प्रमाण की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा इनमें से जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कुम्हरार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये बात हो गई। ये एक पुरातात्विक स्थल है जो अभी पटना में स्थित है, ये आपको पता भी होगा, जिसको प्राचीन में पाटलिपुत्रा। तो ये बात हो गई। वही बात करें, आपसे पूछ सकता है क्यों कुम्हरार की खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुआ है, प्रमुख अवशेष, उसमें क्या क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है? तो एक उसमें जरूर ध्यान रखिएगा, क्या? एक ध्यान रखिएगा 80 स्तंभों वाला एक विशाल सभा मंडप, जिसको मौर्यकालीन दरबारी, इसको क्या कह दिया जाता है? मौर्यकालीन दरबारी
या फिर इसको एक नाम और जाना जाता है परिषद भवन। ठीक, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, इसी को कहा जाता है। दूसरा अवशेष की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, उन्नत जल निकासी प्रणाली। उन्नत जल निकासी प्रणाली जो क्या है, प्राचीन नगरीय स्वच्छता एवं योजना का संकेत देती है। और अगर हम इसी में बात करें तीसरा अवशेष की, तो ईंटों से बनी संरचनाएं। ईंटों से बनी संरचनाएं, ये सब अवशेष क्या हैं, यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए आगे की चर्चा कर लिया जाए, और एक एक प्रश्न से ज़्यादा आपके लिए सॉल्यूशन जो कराया जा रहा है वो महत्वपूर्ण रहेगा, तो लिखिएगा जरूर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना निर्धारित किया गया है, ये 2006 के अनुसार यहाँ पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायतों में प्रदान किया गया है। अगर इस 50% आरक्षण की हम बात कर ले तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आरक्षण है ये 3 स्तर पर, कितने स्तर पर, तो 3 स्तर पर लागू होता है। इस तरह से लिख ही देते हैं कि 3 स्तर पर क्या होता है, लागू होता है, 3 स्तर पर। ठीक, अब वो 3 स्तर कौन कौन सा है, तो एक हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ध्यान रखिएगा पंचायत समिति, जो कि प्रखंड स्तर पे। ठीक, तीसरा की बात करेंगे तो जिला परिषद। क्या हो जाएगा, जिला परिषद। तो हो सके प्रश्न आपसे ये भी पूछ ले कि किन किन स्तरों पर लागू होता है। ठीक, चलिए। और हाँ, बिहार जो है ये देश का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज अधिनियम के तहत क्या किया, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। तो ऐसे प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए छठे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। नवीनतम परिसीमन के अनुसार बिहार को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लोकसभा का पूछा है तो ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, कुल 40 सीटें। कितना, तो 40 सीटें। और ये भी ध्यान रखना है कि जो यह संख्या है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 2008 के परिसीमन आदेश में तय किया गया था। ठीक, तो आपसे इसमें भी ध्यान होना चाहिए। और ये बात भी, वही बात करें और क्या आपसे पूछ सकता है, तो एक पॉइंट और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एससी के लिए पूछेगा तो एससी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या तब, आरक्षित सीटों की संख्या तब कितना ध्यान रखना है, 6। ये डाटा भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि बिहार में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी लिखते हैं, एसटी की आबादी जो है क्या है, बहुत कम है। आबादी क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए इन्हें कोई सीट आरक्षित नहीं किया गया, यानी कि 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये बात आप क्या कर लेना, ध्यान में रखना है। और ये बात जरूर ध्यान रखना है कि 2008 परिसीमन के अनुसार बिहार को लोकसभा में 40 सीटें आवंटित की गई है। आगे की प्रश्न को देखेंगे। 7वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अखिल भारतीय अधिवेशन बिहार में कब और कहाँ आयोजित किया गया था। बिहार का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये प्रश्न पूछा ना गया हो, तो ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है।
ऑप्शन नंबर ए यानी 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जरूर से जरूर नोट डाउन कीजिए, जो कि पटना में। ठीक, ध्यान रखिएगा। वही बात करें इसके अधिवेशन की, अगर हम विवरण की बात कर ले तो तिथि क्या था, तो तिथि था 26 से 30 दिसंबर 1912 की ये बात है। ठीक, अगर पूछेगा कि स्थान क्या है, एक एक पॉइंट को जाने, तो स्थान तो जान ही गए कि बांकीपुर में हुआ था, जो कि अभी पटना बिहार का हिस्सा है। ठीक, अध्यक्षता किसने किया था, ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है। तो अध्यक्षता किया था RN मधोलकर ने। किसने? RN मधोलकर ने, रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने। तो ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, आपको क्या दिया गया था, 1916 का लखनऊ। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 1916 वाला जो हुआ था, ये बिहार की अगर बात करें तो ये कहाँ हुआ था, तो ये यूपी में हुआ था, बिहार में नहीं हुआ था। ठीक, इसलिए ये आंसर नहीं हुआ। बाकी 1922 की बात करें तो ये गया अधिवेशन वास्तव में बिहार में हुआ था, लेकिन यह पहला नहीं था। हमसे देखिए पहला पूछा जा रहा है, तो एक एक छोटा बिंदु से आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। तो ये बात हो गई। और 1917 में क्या था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह स्थल था, लेकिन यह कांग्रेस अधिवेशन का स्थान थोड़ी ना था। तो इसीलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो जिनको भी जानकारी बढ़िया से रहेगी वो ऑप्शन एलिमिनेट कर ही लेंगे। अब ये आ गया आपके लिए चैनल संबंधित जानकारी। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं या बिहार संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ एक कमेंट कर दिया कीजिए। चूँकि आपको सारे विषय NCERT बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये सब जो जानकारी दी गई है आप लोग खुद भी देख लिया कीजिए। बढ़ेंगे, आज देखिए बिहार स्पेशल क्लास है, जिसमें आपको बिहार हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के मिक्स प्रश्न दिए जा रहे हैं। 8 नंबर देख लेते हैं। संसदीय और विधान निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। फिर से आ गया 2008 के परिसीमन आदेश के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 243 सीटें। कितना, तो 243 सीटें। वहीं बिहार विधानसभा की बात करें तो ये आपको पता है कि क्या हो जाएगा, द्विसदनीय विधायिका का क्या है, निम्न केंद्र है। विधायिका का निम्न केंद्र है, निम्न केंद्र है। एक एक छोटा पॉइंट आपको हम क्लियर करते हुए चलते हैं। तो ये 243 सीट है 2008 के परिसीमन के अनुसार। वहीं अगर बात करें तो अगर ये बात करें इसमें, तो ध्यान रखिएगा कि ये सभी सीटें जो हैं प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, किस माध्यम से, तो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पूछता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भरी जा सकती है। ठीक, तो ये बात, जिसमें अगर बात करें तो 38 सीटें जो होती हैं, 38 सीटें की तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस जाति के लिए कितना, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है 38 सीटें। वहीं अगर हम बात करें 2 सीटें जो कि आरक्षित होती हैं किसके लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। और 203 सीटें जो हो गई वो क्या हो जाएगा, किसके लिए, ये हो जाता है सामान्य वर्ग के लिए। तो आपको ये भी बता दिए कि कौन किसके लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ठीक, आगे की चर्चा करेंगे।
बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रांतीय शाखा के रूप में बिहार में किस वर्ष किया गया था। सीधा सीधे आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना बिहार में किस वर्ष किया गया था। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये 1934 में किया गया था। कब किया गया? तो 1934 में किया गया, जिसमें 1934 में जब ये किया गया तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। ठीक, जिनको क्या कहा जाता है? लोकनायक। क्या कहा जाता है? लोकनायक। वही जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का भी आह्वान किया था। तो यहाँ पर जो भी बेसिक जानकारी उसको ध्यान रखा कीजिए। ये तो बात होगी इनकी अध्यक्षता की। अध्यक्ष की बात करें, अच्छा यहाँ पे रुकिए, अध्यक्ष की जगह सॉरी मिस्टेक से बोल दिए, अध्यक्ष को हटाइए यहाँ पर, चूंकि अध्यक्षता हमने बोल दिया। जेपी नारायण क्या थे? जयप्रकाश नारायण जो थे इस पार्टी की स्थापना के प्रथम महासचिव बने थे। अगर पूछे कि प्रथम महासचिव कौन बने थे, तब आपको क्या याद रख लेना है? जयप्रकाश नारायण। लेकिन वही पूछे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तब आपको नाम ध्यान रखना है आचार्य नरेंद्र देव। वो कभी कभी लय टूट जाता है बोलने में तो निकल जाता है, तो आचार्य नरेंद्र देव। उसी तरह से आपको एक पॉइंट और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या बनने वाला है, ध्यान रखिएगा कि 1931 की बात। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तब आपको क्या ध्यान रखना है? 1931। लेकिन बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तब 1934। दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जाम में पूछता है। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आ चुका है। बिहार में स्वराज दल आंदोलन में श्री कृष्ण सिंह की क्या भूमिका थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है, उन्होंने स्वराज दल के विधान परिषद में प्रवेश का विरोध किया। तो ये भूमिका नहीं थी विरोध की, तो ये तो गलत हो गया। बी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अंग्रेजों ब्रिटिशों के खिलाफ हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये बात क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। वहीं ऑप्शन सी में देखें, उन्होंने स्वराज दल के सदस्य के रूप में बिहार विधान परिषद में प्रवेश किया। तो ये बात क्या दिया हुआ है? सही दिया हुआ है। तो यही उनकी भूमिका थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और डी में क्या था कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल की स्थापना की। तो ये बात क्या है? गलत ही दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो आपको अच्छे से पता है 1923 में कांग्रेस का वर्ग ने किया था। ठीक, जिसमें क्या थे उसके प्रमुख नेता की बात करें तो मोतीलाल नेहरू और कौन थे साथ में? CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास ने स्वराज दल का क्या किया था? स्थापना किया था। और श्री कृष्ण सिंह से आप ध्यान रख सकते हैं, श्री कृष्ण सिंह, इनको कहा जाता था श्री बाबू। पूछ लेगा कि श्री बाबू के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता था। ठीक, चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार के पहले प्रीमियर, यानी कि कहने का मतलब मुख्यमंत्री के समकक्ष कौन थे? ये 1935 के अधिनियम के तहत पूछा जा रहा है। तो ये कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है मोहम्मद यूनिस, या डी है अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद यूनुस, जो कि 1 अप्रैल 1937 को इस पद के रूप में क्या किया था?
क्या किए थे, ये शपथ लिए थे। लेकिन किस अधिनियम के तहत, तो 1935 के अधिनियम के तहत। और वही तो आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक, वहीं अगर बात करें तो एक पॉइंट यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि 20 जुलाई 1937 को किसने, तो श्री कृष्ण सिंह ने, श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के पहले कांग्रेसी प्रीमियर, कौन प्रीमियर, देखिए प्रश्न किस तरह से बदलता है और फिर उसका उत्तर भी, ये ना कि जहाँ देखे सीधे मोहम्मद यूनुस मार के निकल दिए। तो पहले कांग्रेसी प्रीमियर के रूप में क्या किया, इन्होंने शपथ लिया। तो कब क्या प्रश्न पूछ रहा है, ये जरूर ध्यान रखें। और ये जो थे मोहम्मद यूनुस, अगर बात करें तो ये गैर कांग्रेसी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गैर कांग्रेसी हो जाएंगे। ठीक, और पहले कांग्रेसी प्रीमियम, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। कहता है ना कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह, वही बात हुई। चलिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड से सही रूप में संबंधित है, जो बिहार के प्रारंभिक समाचार पत्रों में से एक है। देखिए इसमें जो भी प्रश्न है ना, बिहार के सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है, और उससे संबंधित आपको और क्या पूछा जा सकता है वही बताया जाता है, खास करके जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है 1911 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो बिल्कुल नहीं। बी में है 1874 में पटना में गुरु प्रसाद सेन द्वारा स्थापित किया गया था, तो यही बात क्या दिया हुआ है इसके बारे में, सही। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब बी मिल गया तो सी और डी को क्यों ही देखना। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, बिहार हेराल्ड अंग्रेजी समाचार पत्र, और ये ईस्वी पूछ लिया जाता है 1874, पटना में किसके द्वारा, तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा। तो एक एक पॉइंट इसमें आपको नोट करवा दिया गया। चलिए, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 13 नंबर पे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध 1857 के बिहार के क्रांतिकारियों की भूमिका का वर्णन करने वाली प्रामाणिक जीवनी कुंवर सिंह एंड अमर सिंह किसने लिखा था। ये देखिए बिहार टीचर में भी पूछा जा चुका है, ये प्रश्न बीपीएससी के पीटी में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। एक किताब का जीवनी का नाम ध्यान रखना है, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे कालिंकर दत्त, कौन हो जाएंगे, कालिंकर दत्त। ठीक, वही बात करें तो ये 1957 में, कब, तो 1957 में केपी जायसवाल, कौन सा जायसवाल, तो केपी जायसवाल शोध संस्थान, ये भी आपसे आगे पूछ सकता है, शोध संस्थान पटना द्वारा प्रकाशित किया गया था। पटना द्वारा क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था, यानी ये संस्थान कहाँ, पटना में, और इसी के दौरान। तो ये बात हो गई, और ये उनके भाई थे कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, उन्हीं की भूमिका का इसमें वर्णन आपको मिलेगा। चलिए आगे की बात करें। स्वामी विद्यानंद को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, यानी किस भूमिका के लिए, तो इस बार बात आ गई है स्वामी विद्यानंद को। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएंगे, साप्ताहिक हुंकार की स्थापना दिया है, जो कि गलत है, चूंकि साप्ताहिक हुंकार से संबंधित कौन हो जाएंगे, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। हुंकार पत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा है रचित, तो ये तो होगा नहीं। वहीं अगर बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान दरभंगा में किसानों का नेतृत्व करना, यही हो जाएगा स्वामी विद्यानंद से संबंधित, चूंकि इन्होंने दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक,
सी में था 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा देना। तो 1922 में गया अधिवेशन तो हुआ था, ये बात हमें पता है, लेकिन यहाँ हमसे स्वामी विद्यानंद की भूमिका पूछा गया, जबकि गया अधिवेशन की अध्यक्षता अभी हम लोग जाने भी थे कि किसने की है, तो CR दास ने की थी। ठीक, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन डी है कुंवर सिंह की जीवनी लिखना। तो कुंवर सिंह की जीवनी अभी आपको बताएं कि किसने लिखा है, कालिंकर दत्त ने। किसने? कालिंकर दत्त ने। तो ये ऑप्शन भी इनसे संबंधित नहीं था, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे और ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मेहनत से आपके लिए प्रश्न लाया जाता, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर किया कीजिए, साथ ही कमेंट भी कर दिया कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थानीय आंदोलन अंबारी सत्याग्रह बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के किस जिले में हुआ था अंबारी सत्याग्रह? तो ध्यान रखिएगा, मुंगेर में। तो ये बात एक प्रश्न हुई। अगर आपसे पूछ सकता है क्या, कि अगर आपसे पूछे कि ये कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, या फिर नेतृत्वकर्ता कौन था इस आंदोलन का या इस सत्याग्रह का? तो ध्यान रखिएगा, नाम था राहुल सांकृत्यायन। ये भी एग्जाम में BPSC के कई बार पूछा गया है, तो BPSC टीचर भर्ती में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। ठीक, ये बात हो गई। तो यही आपको 3 पॉइंट इसमें आपको क्लियर रखना है कि बिहार के किस जिला में हुआ था, तो मुंगेर में हुआ। कब हुआ? 1939 में हुआ। कौन सा सत्याग्रह? अंबारी सत्याग्रह। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो राहुल सांकृत्यायन। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। 1912 में बिहार को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में क्या दिया है, स्थापित करने का श्रेय मुख्यतः किस नेता की राजनीतिक सक्रियता और उनके द्वारा आहूत किए गए आंदोलनों को जाता है? ये कब की बात हो रही है? तो 1912 की बात हो रही है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, ये 1912 से की बात हो रहा है। प्रश्न ध्यान जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1912 से पहले बिहार जो है किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के कुछ भाग क्या थे, शामिल थे। ठीक, तो यही आपसे यहाँ पर क्या कह रहा था, प्रश्न पूछा ही जा रहा था। आगे की चर्चा कर लेते हैं, जैसा प्रश्न उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। 17 नंबर पे बात कर लेते हैं। क्या है 17 नंबर प्रश्न? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किस वर्ष बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1193 ईस्वी में इसने नष्ट कर दिया था। कई बार प्रश्न आपसे यही पूछ लेता है कि नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट 1193 ईस्वी में। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, एक तुर्क सेनापति, तुर्क सेनापति था। ये बात भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। ठीक, अगर हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की, तो ध्यान रखिएगा इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप, चूंकि कथन के रूप में प्रश्न आजकल ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, जो ये आक्रमण किया था उसके परिणाम स्वरूप जो हुआ था, बिहार और पूर्वी भारत में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का, कौन धर्म का, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का भारी पतन हुआ था, भारी पतन हो गया था। ठीक, ये इसमें आप लिख सकते हैं कि आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ था।
वहीं और बात करें तो इसकी वजह से क्या हुआ था, प्राचीन भारतीय शिक्षा और संस्कृति को भी क्षति पहुंची थी। संस्कृति को भी क्या हुआ था, क्षति पहुंचा था। ठीक, ये बात आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को जब ये नष्ट किया उस समय पुस्तकालय, लाइब्रेरी, सारा मठों को क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था। ऐसा माना जाता है ना कि विश्वविद्यालय में 3 महीना तक, कितना महीना तक, 3 महीना तक किताब क्या हुआ था, जलता रहा था। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। एक प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछ लेता है कि बिहार का प्रथम विजेता, बिहार का क्या हो जाएगा, प्रथम विजेता के नाम, प्रथम विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जी ही था, बख्तियार खिलजी था। ठीक, तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आगे की चर्चा करेंगे। और ये एक बार फिर से चैनल संबंधित जानकारी, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं अभी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल है, जहां आपको हर विषय का सॉल्यूशन यानी जीके, जीएस के, एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल दिए जा रहे हैं। तो इसी तरह का रेगुलर क्लास के लिए आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक कमेंट तो ज़रूर क्या करें कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, प्लीज़, और शेयर कर दिया कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चूँकि एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 18 नंबर प्रश्न आ चुका है। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी साप्ताहिक हुंकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके प्रधान संपादक कौन थे? देखिए, हुंकार की बात कुछ देर पहले ही आपको बताए थे कि कौन किए हैं, तो वो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है कि हुंकार एक हिंदी साप्ताहिक, कैसा था, हिंदी साप्ताहिक पत्र था जो पटना बिहार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकाशित होता था। ठीक, ये बात आपको इसमें पता होना चाहिए, और यही तो आपसे पूछा भी गया था। बाकी राहुल संकृत्यान भी आज हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन में पहले ही सच्चिदानंद सिन्हा से संबंधित प्रश्न भी कर चुके हैं, और जयप्रकाश नारायण से भी, यानी आपको पहले ही ये सब प्रश्न कराया जा चुका है। ठीक, चलिए आगे की चर्चा करेंगे। और हाँ, लास्ट में आपसे 3 प्रश्न पूछा जाएगा, उसका जवाब भी आपको देना है होमवर्क के रूप में। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित? ये तो समझिए कि बिहार का फेवरेट प्रश्न हो गया है किसी भी एग्जाम का। तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? आरा से, ऑप्शन नंबर बी। चूँकि ये काफ़ी बार पूछा गया है तो बस इसको ध्यान रखिएगा। और इनको, कुंवर सिंह को ध्यान रखिएगा, बिहार का शेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार का शेर का इनको संज्ञा प्राप्त थी। तो इसमें आप ये ध्यान में रख सकते हैं। और इनका एक क्या कहता है, इन्होंने गुरिल्ला, पूछता है, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर लड़ते रहे थे ब्रिटिशों से। कौन? तो ये कुंवर सिंह। रटा रटाया तो सबको पता होता है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको पता होना चाहिए। तो ये गुरिल्ला सैन्य अभियान जो है इन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश और क्या कहता है मध्य भारत में चलाया था। किसके विरुद्ध? तो ब्रिटिशों को विरुद्ध। तो ये बात आप इनको ध्यान रख सकते हैं। और इनकी जो क्या होती है, निधन कब हो जाती है, कभी कभी डेट जरूर पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। निधन हो जाता है 26 अप्रैल 1858 को। किनकी? तो कुंवर सिंह को, और इनको बिहार का शेर भी कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न आ चुका है। क्या निम्नलिखित में कौन सा युग्म, अच्छा ये प्रश्न हम लोग पहले ही कर चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। फिर इसका आंसर आपको बता दिया गया कि 1874 में पटना में गुरु प्रसाद सेन द्वारा स्थापित क्या किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। ये उस पर हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। आगे के प्रश्न पे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है,
आपको फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है। अगर आपसे पूछ ले प्रश्न कि आगरा में शीश महल किसने बनवाया था, इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक, और क्या आपसे प्रश्न पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि 1929 की 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न जो आज का आपका रहेगा, प्लीज कमेंट किया करें, जो भी क्लास को पूरा देखते हैं उनके लिए रिवीजन के रूप में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको बताना है एक प्रश्न लास्ट में, और क्या आपके लिए पूछ लें कि तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी, मियाँ की उपाधि किसने दी थी। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को भी देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक को मध्यकालीन बिहार पर शासन करने वाले कर्नाट वंश से प्रमुख रूप से जोड़ा जाता है, तो ध्यान देना होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, नान्यदेव। कौन हो जाएगा, नान्यदेव। चूंकि नान्यदेव की बात आई है तो ये कर्नाट वंश का क्या था, संस्थापक, कर्नाट वंश का संस्थापक इसी को माना जाता है। और रही बात इसका जो क्या कहता है शासन इसने किया था, तो 11वीं शताब्दी से क्या कहता है 14वीं शताब्दी तक। तो ध्यान देना है कि ये आंसर क्यों हुआ, क्योंकि जानकारी आपको होनी चाहिए। वही बात करते अगर हर्ष का, तो हर्ष जो है ये 7वीं शताब्दी ईस्वी का एक क्या था, प्रमुख शासन था। इसका साम्राज्य उत्तरी भारत में फैला हुआ था, लेकिन कर्नाट वंश से कोई संबंध नहीं था। वही ऑप्शन सी था। शशांक की बात करें तो ये भी 7वीं शताब्दी ईस्वी के गौड़ राज के शासक था। कौन राज का, तो गौड़ राज का शासक था, लेकिन कर्नाट वंश से इसका कोई संबंध नहीं था। वही ऑप्शन डी था देवपाल। तो अगर इसकी बात करें तो ये पता है ये पाल वंश के एक शक्तिशाली शासकों में से एक था, जो कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में। तो ये भी नहीं होगा। तो अब समझ में आ गया कि इसका आंसर यहाँ पर ये क्यों हो गया। ठीक, तो आज कोई क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर ले, पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अगले क्लास में किसी और विषय का सॉल्यूशन लेके। थैंक यू।